सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, विनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग 2013 के सेकेंड पार्ट के विषय में चर्चा करेंगे, जो BHU एमकॉम एंट्रेंस से रिलेटेड जो पेपर था उस विषय का। ठीक है, तो मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा 76 का पहला क्वेश्चन हमने 1 to 75 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया है। आप इसको तो देखने के बाद आप उसको भी देख लीजिएगा। हम आई बटन पे इसका लिंक दे देंगे और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक रहेगा, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट को भी। और जो हमारा जो सीरीज चल रहा था 2011 से लेकर के 2019 तक के पेपर में हमने 11-12 करवा दिया है, उसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। पहला है 76 का जो क्वेश्चन है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज प्रोपाउंडेड बाय। तो देखिए, डबल दोहरा लेखा प्रणाली किसने दिया था? तो आपके दिया था ल्यूकस पैसियोली ने। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्राइस राइज द ट्रीटेड इन अकाउंटिंग। अच्छा, प्राइस राइज होती है तो किस चीज़ से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं? तो ये होता है आपका इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, यानी मुद्रास्फीति अवधारणा के जो अकाउंटिंग है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, फिर बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिश्ड अकाउंट। अच्छा, कौन सा ऐसा है जो कि पब्लिश्ड अकाउंट अगर आपका नहीं है तो आपका है फंड फ्लो स्टेटमेंट। आपका बैलेंस शीट भी पब्लिश होता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी पब्लिश होता है, बट ये पब्लिश नहीं होता है टू द जनरल पब्लिक। फिर बोला है कैश अकाउंट इज अ। कैश अकाउंट क्या है? तो कैश अकाउंट है आपका रियल अकाउंट। ठीक है, ध्यान दीजिए, जितने भी कैश और ऑल प्रॉपर्टीज जितने भी असेस्ट होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं, इस चीज़ को एकदम याद रखिएगा। फिर बोला अकॉर्डिंग टू द विच कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग डील्स विद द आइटम मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। अच्छा, अगर हम जो मुद्रा में जिस चीज़ों को रखते हैं उसको हम किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं? तो आपका कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, मुद्रा मापन अवधारणा के अंतर्गत उसको हम रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ। अच्छा, ह्रास किसकी प्रक्रिया है? तो ह्रास आपकी प्रक्रिया है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट्स की। ठीक है, मतलब कि असेट्स के जो आवंटन की जाती है जो लागत को, उससे उसकी ये प्रक्रिया है। ठीक है, तो बोला अंडर एन्युटी मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज, यानी कि वार्षिक वृत्तीय लेखांकन ह्रास के अंतर्गत किस चीज़ की हम लोग जो क्या नाम है इंटरेस्ट लगाते हैं वो किस चीज़ से संबंधित होता है? तो वो आपका होता है रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल ईयर। उसमें जो इंटरेस्ट वो डेप्रिसिएशन लगाया तो हमेशा क्या होता है, हमेशा हर साल एक ही रहता है। ठीक है, फिर बोला प्रीपेड रेंट इज शोन एज। प्रीपेड रेंट हम लोग कहाँ पे शोन करते हैं? तो प्रीपेड रेंट हम लोग शोन करते हैं आपका करेंट असेट्स में। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज क्रेडिटेड इन। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हम लोग किस चीज़ में क्रेडिट करते हैं? तो आपका करते हैं नन ऑफ दीज, किसी चीज़ में हम लोग क्रेडिट नहीं करते हैं। ठीक है, ये डेबिट किया जाता है। फिर बोला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर आर क्रेडिटेड विथ। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग जो कैपिटल होता है उस वो जो पार्टनर का होता है उसको क्रेडिट किससे किया जाता है? तो वो क्रेडिट आपका किया जाता है ऑल ऑफ द एबव से। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट होता है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर भी क्रेडिट होता है, रिम्यूनरेशन ऑफ द टू द पार्टनर भी क्रेडिट होती है, ये सारे आपके क्रेडिट होते हैं। ठीक है, बोला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या है? तो वह है आपका एन अप्रोप्रिएशन। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में ये जाता है। ठीक है, बोला सुपर प्रॉफिट मीन्स व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों के जो डिफरेंस आता है वही आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि हमने तो पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा का पूरा हर आंसर सही बताएं, मगर तब भी अगर आपको लगता है कि कुछ आंसर का इसके गलत लग रहे हैं तो प्लीज़ हमको कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आपको ये सीरीज चली वो कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट से हमको और मोटिवेशन मिलेगी और हम और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। हमने हर चीज़ की सीरीज चालू की है, जैसे BO का भी हमारा देखिए सब कुछ है, बैंकिंग का भी बना हुआ है, अकाउंट का भी बना हुआ है, तो आप उनको भी जा कर के जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको आप जाके देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपके
एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन, डिविडेंड जो है वो यूजुअली किस पे पेड किया जाता है, तो आपका पेड किया जाता है पेड अप कैपिटल पे, ठीक है। जो पूरा पूरा पेड हो जाता है उसी पे हम लोग डिविडेंड देते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, व्हेन शेयर्स आर पेड टू द प्रोमोटर्स, अच्छा तो विच अकाउंट इज डेबिटेड, तो ध्यान दीजिएगा जब भी प्रमोटर्स को हम लोग कोई शेयर अगर इशू करते हैं तो वो जो डेबिट किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं गुडविल अकाउंट, ठीक है। क्योंकि वो गुडविल के बेस पे ही होता है, इसलिए गुडविल अकाउंट को क्या किया जाता है, आपको डेबिट किया जाता है, ओके, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यूएशन प्रिंसिपल, अच्छा कौन सा वैल्यूएशन प्रिंसिपल नहीं है, तो कौन सा आपका वैल्यूएशन प्रिंसिपल नहीं है, ये फ्यूचर वैल्यू वाला, ठीक है। नहीं तो हर चीज़ का मूल्यांकन होता है, जो मूल्यांकन की जो सिद्धांत हैं वो हिस्टोरिकल, प्रेजेंट वैल्यू और रिलाइजेबल, ये तीनों पे होता है, मगर फ्यूचर वैल्यू पे नहीं होता, ठीक है। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेबी अगेंस्ट द इंटायर इशू इज, कितना है आपका, तो वो है आपका 90%, ठीक है। 90% आपको वैल्यू मिलती है, तभी आप जाके अपने शेयर को से संबंधित और बातें आगे आप कर सकते हो, ठीक है। फिर बोला गैप स्टैंड्स फॉर, गैप ये हर बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। फर्स्ट आपका इसका आंसर सही होगा। फिर बोला है प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड, अच्छा प्रेफरेंस शेयर को हम कैसे भुगतान कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, तो वो है आपका कैसे किया जा सकता है आपका, ओनली इफ़ दे आर फुली पेड, ध्यान दीजिएगा रिडम्पशन उन्हीं शेयर का होता है जो कोई फुली पेड होते हैं, यानी कि पूरा पूरा उन पे पैसा मिल चुका है, ठीक है। मतलब ये कि 100 रुपये का अगर एक शेयर है तो 100 रुपये आपका मिल जाए, तब आपका उसको हम आप लोग क्या कर सकते हैं, रिडीम्शन कर सकते हैं। फिर बोला है प्रोविजन आर, प्रोविजन क्या होते हैं, तो प्रोविजन आपके एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, द सिस्टम फॉलोड इन पीटी कैश बुक सिस्टम इज, अच्छा जो सिस्टम जो फॉलो किया जाता है पीटी कैश बुक में, तो वो होता है इम्पर्सेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। खुदरा रोकड़ पुस्तक जो अगर हम लोग कोई इसमें सिस्टम पद्धति फॉलो करते हैं तो वो अग्रदाय पद्धति के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर बोल रहा है कन्वेंशनली स्टॉक इज वैल्यूड एट, ध्यान दीजिएगा जो कन्वेंशनली बोला जाता है कि जो आप हमेशा ध्यान देते हैं कि स्टॉक को किस वैल्यू पे हम लोग उसको वैल्यूड करें, तो वो ध्यान दीजिएगा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पे करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। और ये मालूम है ये कौन सी प्रथा के अंतर्गत है, कौन से कन्वेंशन के अंतर्गत है या कॉन्सेप्ट के अंतर्गत है, तो वो है आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो आपको इस तरीके से पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होता है, ठीक है। फिर बोला है क्या, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर इज द रूल ऑफ, सबसे मोस्ट ईजी क्वेश्चन आपको दिखा दे दिया, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है, ठीक है। रियल का मालूम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल का भी आपको मालूम होना चाहिए कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। नेक्स्ट आपका अ परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड, अच्छा परचेज बुक में हम लोग किस चीज़ का रिकॉर्ड करते हैं, तो देखिए पहला ऑल परचेज ऑफ गुड्स, ऑल परचेज ऑफ एसेट्स नहीं, तो नेक्स्ट पे आते हैं, ध्यान से देखिए ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ऑल कैश परचेज ऑफ गुड्स, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही रहेगा कि ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स सही होगा, ठीक है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना अपने दोस्तों को शेयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए जितना हमको रिस्पांस मिलेगा उतनी ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी, इसलिए प्लीज़ और प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपका न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इसके कारण कि हमारी जो चैनल की हो और ज़्यादा लोग जानें, जिसके कारण कि हम और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देना स्टार्ट करें, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या, रेट ऑफ द इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर पे वो क्या नाम है, जो आपका इंटरेस्ट का जो वो है चार्ज है वो कितना होना चाहिए, तो वो है आपका 10%, ठीक है। ये है आपका 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है, और ये है आपका 1956 के अकॉर्डिंग 5% था, 2013 के अकॉर्डिंग 10% है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म गुडविल इज ट्रांसफर्ड इन। अच्छा, अगर मान लीजिए रिजोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है तो गुडविल हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो कब ट्रांसफ़र करते हैं, आपका रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। बट आपके जो BHU आंसर बता रहा है वो बता रहा है कैपिटल अकाउंट, ये नहीं होगा, ये होगा आपका क्या, सही, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि जब BHU कैपिटल बोल रहा है तो हम रियलाइजेशन क्यों बोल रहे, तो क्योंकि जो हमारे अनुसार सही होगा हम वही आपको बताएंगे, और BHU पे आप क्लेम भी कर सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन उसने गलत दिया है तो, ठीक है। मगर आप तो सही याद कीजिए, ठीक है, सही आप समझिए उन चीज़ों को। रॉयल्टी अकाउंट इज अ, रॉयल्टी अकाउंट क्या होता है, तो रॉयल्टी अकाउंट का क्या आपका होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और ट्रिक दे देते हैं हम आपको, क्योंकि अगर मान लीजिए ये अकाउंट पूछ ले तो आप अगर कंफ्यूज हो जाए तो बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग एंड PL में जो भी आइटम रहते हैं वो सारे आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं। क्यों होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और बैलेंस शीट में जो आपका आइटम होता है वो रियल या पर्सनल होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे तो शायद आप कभी ये जो अकाउंट वाला जो क्वेश्चन पूछता है उसमें आप कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। फिर बोला है नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए, लैंडलॉर्ड अकाउंट इज अ, लैंडलॉर्ड अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आपका अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है आपका, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। फिर बोला रॉयल्टी व्हेन पेड एट द एंड ऑफ 6 मंथ, अच्छा, इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मान लीजिए 6 महीने के अंत में अगर रॉयल्टी पेड किया जाता है तो उसको PL में कब ट्रांसफर करेंगे, तो उसका PL में देखिए हमेशा रॉयल्टी को ट्रांसफर करते हैं एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो इसमें आपको कॉपी में ऑप्शन करेक्ट होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है हायर परचेज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार भी आ चुका है, इसलिए ये हमेशा चांस रहता है कि इसका पूछा जाए। तो इसमें आपका देखिए आंसर है आपका 1972, क्योंकि हायर परचेज एक्ट कब बना था, 1972 में बना था, ठीक है। फिर बोला द रिलेशनशिप बिटवीन द हायरर एंड द हायर वेंडर इज दैट, हायर और हायर वेंडर में किस चीज़ का रिलेशनशिप होता है, किस कैसा संबंध होता है, तो वो आपका होता है बेली एंड बेलर का, ठीक है। मतलब कि आप चीज़ों को केवल यूज कर सकते हो, अगर आप लास्ट पेमेंट नहीं की हो तो आप उसके मालिक नहीं बन सकते हो, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इन द हायर परचेज सिस्टम ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द हायर ऑन। बहुत अपने भी देखिए हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे और ये क्वेश्चन आ भी गया कि हायर परचेज सिस्टम में आपकी कब ओनरशिप आपको मिलता है, तो कब मिलता है, लास्ट पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट के टाइम मिलता है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन आपका क्या है नेक्स्ट, अंडर हायर परचेज सिस्टम गुड्स आर, ये मतलब इतना हायर परचेज सिस्टम हमें लगता है कि इससे ज़्यादा अब क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। हायर परचेज सिस्टम में जो गुड्स है वो कैसा होता है, तो गुड्स आपका होता है रिटर्नेबल, मतलब कि लास्ट पेमेंट अगर आप नहीं दोगे, देखिए ऊपर वाले में हम लोग किए हुए हैं, लास्ट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अगर नहीं होता है तो ओनरशिप मिलता नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, अगर आप नहीं दे पाए हो तो आपका गुड्स क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, अंडर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम द पेमेंट ऑफ द गुड्स इज मेड थ्रू, अच्छा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में हम लोग पेमेंट कैसे करते हैं, तो पेमेंट आपका किया जाता है पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट, ठीक है। जैसा भी आप पीरियड तय करें, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, वो आपके अनुसार इसका इंस्टॉलमेंट पेमेंट होता है, ठीक है। फिर बोला इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम इज गवर्न बाई, देखिए बहुत अच्छी बात है, तो ये है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1920 के अकॉर्डिंग इसका आपका गवर्न होता है। तो देखिए हमने आपको एक और चीज़ बता दिया कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब बना था, तो 1920 में बना था, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम इज, ब्रांच अकाउंट डेटा सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका क्या है, तो नॉमिनल अकाउंट है, नॉर्मल के अकॉर्डिंग पर्सनल अकाउंट होगा, बट जब डेटर सिस्टम दे दे तो आपका नाम मात्र खाता होता है, ठीक है। फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आपका कौन से नेचर का होगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी आपका कौन से नेचर का होगा, नॉमिनल नेचर का ही पाया जाता है, ये नाम मात्र खाता ही होता है, क्योंकि एडजस्टमेंट की बात बोल दिया है इसलिए ये बातें हो रही हैं। मैंने बताया है कि ब्रांच से बोलेगा तो वो पर्सनल अकाउंट है, बट अगर डेटा सिस्टम के अंतर्गत या एडजस्टमेंट अकाउंट के अंतर्गत बोले तो आपका होगा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। फिर बोला इन फॉरेन ब्रांच, अच्छा, फॉरेन ब्रांच में अगर मान लीजिए आपका अगर है तो फिक्स असेट को किस रेट पे कन्वर्ट करते हैं, मतलब क्या कि हम तो इस देश में हैं और उस देश का अगर दूसरे फॉरेन में अगर कोई अगर ब्रांच हमारा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, किस रेट पे हम वहाँ के जो पैसे हैं उसको कन्वर्ट करेंगे, तो वहाँ के पैसे को कन्वर्ट करेंगे हम लोग ओपनिंग रेट पे, किसके अंतर्गत, फिक्स असेट और फिक्स लायबिलिटी के अंतर्गत, ठीक है। और जहाँ पे ही अगर आपकी
करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी हो जाएगी। तो उसके लिए भी आपका ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिए, क्योंकि हम आपको एक क्लू दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक लगे उसको एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, जो वैधानिक तौर से बनाना आपको बहुत ज़रूरी हो तो वो क्या होता है, तो वो है आपका ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसे के अंतर्गत हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। फिर बोला एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स। अच्छा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स में हम लोग क्या क्या चीज़ों को रखते हैं एनालिसिस करने के लिए। तो एनालिसिस करने के लिए हम लोग रखते हैं क्या चीज़, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि विश्लेषण में इन तीनों की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसीलिए इसको फाइनल अकाउंट के अंतर्गत लाते हैं, ठीक है। करेंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, करेंट एसेट्स में आपका कौन सा चीज़ इंक्लूड नहीं होता है, तो देखिए बिल्स रिसीवेबल होता है, स्टॉक होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, बट फर्नीचर आपका क्या है, फिक्स्ड असेट्स है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। अच्छा, कौन सा ऐसा है इन सभी में से जो कि रेशियो एनालिसिस का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका, यूजफुल इन मैनेजमेंट ऑफ कैश। रेशियो एनालिसिस का जो है ये नहीं है, क्योंकि इसमें ये कैश रिलेटेड जो बातें होती हैं वो आपकी होती हैं किसमें, कैश फ्लो में होती हैं, ठीक है। ये हम आपको बता दें, मगर ऑब्जेक्टिव जो रेशियो एनालिसिस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो यूजफुल इन मैनेजमेंट ऑफ कैश, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर बोला द आइडियल लेवल ऑफ क्विक रेशियो क्या होता है, तो क्विक रेशियो का आइडियल लेवल होता है आपका 1:1, और जो करंट रेशियो का होता है वो होता है आपका 2:1, ठीक है। मगर इस क्वेश्चन में आपका 1:1 सही होगा। फिर ये बोल रहा है एक्टिविटी रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड, एक्टिविटी रेशियो को और किस नाम से जानते हैं, तो और जानते हैं आपके टर्नओवर रेशियो के नाम से, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या, इफ द ऑपरेटिंग रेशियो इज 70%, द नेट प्रॉफिट रेशियो विल बी, ध्यान दीजिएगा, जैसे ऑपरेटिंग रेशियो अगर आपको 70 बोल दे तो नेट प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा 30, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके आपका कितना बनता है 100% बनता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका, टर्नओवर रेशियो हेल्प द मैनेजमेंट इन। अच्छा, टर्नओवर रेशियो किस चीज़ के लिए मैनेजमेंट में का हेल्प करता है, तो वो आपका हेल्प करता है इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस के लिए आपको हेल्प करता है, ठीक है, कि आपकी फर्म की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। फिर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो, कौन सा ऐसा है जो कि कैश इनफ्लो से रिलेटेड नहीं है, तो आपका ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा है, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ठीक है, क्योंकि वो पैसा आपका क्या हो जाएगा, कम मिलेगा। फिर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स इसमें से आपका कौन सा नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें आपका क्या है, आपका नॉन करेंट असेट्स होगा इनटेंजिबल असेट्स, ठीक है, क्योंकि गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब सारी चीज़ें आपके नॉन करेंट एसेट्स के अंतर्गत आ जाएंगे। बीएचयू जो है आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोल रहा है, केवल इन्वेस्टमेंट बोलता है तो हम मान सकते थे, मगर जब ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोल दिया तो ये दूसरी चीज़ें हो गई, ये साख के विषय में हो गई और ये करंट से रिलेटेड बातें हो गई, ठीक है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा इंटेंजिबल असेट्स होगा, ठीक है, ना कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मगर बीएचयू देखिए ध्यान दीजिएगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही बोल रहा है, मगर अगर आप तो ऐसे देखें, अगर एक रूल्स रेगुलेशन से देखें तो आपका जो सही होगा वो हमारे अनुसार क्या होगा, इंटेंजिबल असेट्स होगा, ठीक है। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज यूजेज ऑफ फंड, कौन सा ऐसी चीज़ है जो कि यूजेज ऑफ फंड के अकॉर्डिंग वो नहीं आता है, तो कौन सा आपका नहीं आता है, सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स फॉर कैश, क्योंकि इसमें आपका पैसा आएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैश आउटफ्लो, कौन सा इसमें से कैश आउटफ्लो नहीं है, तो आपका नहीं है कौन सा, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, क्योंकि जब आप डिवेंचर को अगर इशू करते हो कैश पे तो आपको पैसे आते हैं, ठीक है, इनफ्लो होता है, आउटफ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। अच्छा, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग नहीं है, ठीक है। फ्रॉड आप चेक करते ही हैं, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स करते ही हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट इनकम टैक्स हैज कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, इफेक्ट की बात कर रहा है कि कब ये प्रभाव पूर्ण हुआ, तो वो आपका हुआ क्या, 1 अप्रैल 1962 को, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, प्रीवियस ईयर ऑलवेज एंड्स ऑन। अच्छा, प्रीवियस ईयर कब आपका एंड होता है, तो वो आपका एंड होता है 31 मार्च को, ठीक है। स्टार्टिंग होता है आपके 1 अप्रैल से और एंड होता है आपका 31 मार्च को। असेसमेंट ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर,
अच्छा, 11-12 ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर आपका नेक्स्ट ईयर ही बनता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 12 और 13 हो जाएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, असेसमेंट ईयर निकालने के लिए जो ये लास्ट वैल्यू होती है ना, उसी के आगे इसके बाद वाली आप जोड़ दीजिए, आपका असेसमेंट ईयर आ जाएगा। तो ये तो 2013 का पेपर है, इसलिए आपका 12-13 हो गया। ठीक है, फिर बोला अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 द स्टेटस ऑफ भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा विल बी, क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा ये, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, आर्टिफिशियल, जुरिडिकल और पर्सन। ठीक है, फिर बोला है क्या, विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स इन द सेम ईयर इन विच इट इज अर्न। अच्छा, जब हमने कमाया उसी समय हम लोग पेमेंट कर देते, तो ये इनमें से कौन से उसके अंतर्गत आएगा, कौन से रेसिडेंट के अंतर्गत आएगा, तो ध्यान दीजिएगा वो आपके आएगा अ नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी, क्योंकि वो हमारे देश से रिलेटेड है नहीं, वो पता नहीं फिर वापस कब आएगा, क्योंकि शिपिंग कंपनी से संबंधित भी है। तो आपका जब उसका उद्भव होता है तभी आपका टैक्स ले लिया जाता है। ठीक है, सेम ईयर की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब जिस ईयर में आप कमाएं उस ईयर में आप पैसे दे दीजिए। फिर आपका क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम नेपाल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और फंसा देगा, उसको भी बताते हैं। बोला कि अगर नेपाल से अगर हम लोग कृषि आय प्राप्त की हैं तो वो क्या होगा, तो वो आपका होगा टैक्सेबल इन इंडिया अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में। ठीक है, तो आपके इंडिया में वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर इंडिया का एग्रीकल्चर इनकम है तो वो तो एग्जम्प्ट होता है, बट आपके अदर कंट्री का जो एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इनकम है और आपको अगर यहाँ मिला है तो वो आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और किसके हेड में होगा, अदर सोर्स हेड में होगा। ठीक है, फिर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। अच्छा, कौन सा है जो कि ग्रॉस सैलरी से आपका डिडक्टेबल होगा, तो आपका होगा एम्प्लॉयमेंट टैक्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, एग्जाम्ड अमाउंट ऑफ द हॉस्टल अलाउंस एज पर चाइल्ड। अच्छा, पर चाइल्ड के अकॉर्डिंग हॉस्टल अलाउंस में क्या है, आपका एग्जाम्पन मिलता है, तो आपका मिलता है 300। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है क्या, transport allowance granted to an employee to meet his expenditure for purpose of computing between place of his residence and place of his duty is exempt up to what limit। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा किस लिमिट के अकॉर्डिंग होता है, तो ये लिमिट के अकॉर्डिंग होता है आपके 800 पर मंथ। किसके अकॉर्डिंग, ये 2013 के अकॉर्डिंग हमने बताया है। अगर अब आप 2019 के अकॉर्डिंग हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना होगा इसका। ठीक है, हमने 2013 के अकॉर्डिंग आपको बता दिया 800 पर मंथ होगा, बट अब ये चेंज हुआ है, ये हम आपको नहीं बताएंगे, इसको आप देख करके, क्योंकि हमें भी तो लगे कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, तो कम से कम कुछ अब आप भी अगर कुछ खोजोगे तो और चीज़ें भी उससे रिलेटेड भी आप जानोगे। ठीक है, तो इसलिए हम आपको करंट का नहीं बता रहे हैं, आप करंट का हमारे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर हमको सेंड कीजिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि 135 क्वेश्चन देखते हैं, स्टैट्यूटरी डिडक्शन अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका स्टैट्यूटरी डिडक्शन वो क्या होता है, तो वो आपका होगा 30% ऑफ NAV। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, लिमिट ऑफ रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन आफ्टर 1 सितंबर 1999 फॉर ओन रेसिडेंस। तो आपका कितना था लिमिट, वो लिमिट था आपका 1,50,000। ये भी अभी चेंज हो गया है आपका। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन के लिए भी आपका चेंज हो गया है। ठीक है, ये आपका 2 लाख हो गया है। ठीक है, और पहले कितना था आपका 1.5 लाख रुपया था। अब देखिए क्या बोला है, डिडक्शन फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज अलाउड इन। अच्छा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए आपके डिडक्शन है वो कब तक के लिए इक्वल होते हैं, तो ये आपके अलाउड होते हैं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि आप अब उसकी डिडक्शन को क्या कर सकते हो, आप लोग अलाउड कर सकते हो, तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंतर्गत आप इसको कर सकते हो। फिर बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अच्छा, बिजनेस प्रोफेशन के अंतर्गत किस चीज़ को हम लोग किस एक्सपेंसेस को नहीं रखते हैं, तो कौन से एक्सपेंसेस को नहीं रखते हैं, वो है आपका इनकम टैक्स। क्लियर है, फिर क्या बोल रहा है, कैपिटल गेन और डेप्रिसिएबल एसेट्स इज ऑलवेज किस में होगा, आपका शॉर्ट टर्म गेन में होगा। ठीक है,
डेप्रिसिएबल असेट्स पे जो होता है वो आपका शॉर्ट टर्म गेन होता है। फिर बोला है इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ। अच्छा देखिए ये 2013 के अकॉर्डिंग हम आपको बता दे रहे हैं कितना होगा 20,000, बट 2015 इस समय 1920 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 25,000 आपका इंडिविजुअल के लिए है, कितना 25,000 आपका इंडिविजुअल के लिए होता है, और 50,000 आपका क्या हो जाएगा सीनियर सिटीजन के लिए हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो आपका कितना हो जाएगा 50,000। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या दिया है सीनियर सिटीजन दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोला है आपका एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, तो वो आपका है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर बोला है क्या जॉब कॉस्टिंग ई यूज्ड इन। जॉब कॉस्टिंग किस में यूज होता है, तो जॉब कॉस्टिंग आपका यूज होता है प्रिंटिंग प्रेस में। ठीक है, फिर बोला है प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स ओवरहेड इज नोन एज। प्राइम कॉस्ट वर्क्स ओवरहेड का में अगर लिखा गया है तो वो क्या माना जाएगा, तो वो आपका माना जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, द यूज ऑफ लिफो मेथड इज सुटेबल। लिफो मेथड कब सूटेबल होता है, तो वो आपका सूटेबल होता है जब प्राइस राइज हो रहा होता है तब। ठीक है, फिर क्या बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज यूज फॉर इशूइंग मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा कौन सा मटेरियल है, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो इशू हो रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए होता है, तो वो आपका है, देखिए इसमें से हम क्या बोला परचेज रिक्वेजिशन नोट, स्टोर रिक्वेजिशन नोट, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो होती क्या चीज़ हैं, गुड्स रिसीव्ड नोट और स्टोर क्रेडिट नोट। तो इन चारों में से अगर आप देखेंगे तो कौन सा होगा, स्टोर क्रेडिट नोट होगा। ठीक है, फिर बोला है क्या क्वेश्चन, व्हेन ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर ओवर टाइम शुड बी। अच्छा ओवर टाइम जो रिक्वायर्ड होता है अर्जेंट ऑर्डर के लिए, बहुत जानते हैं आप, कभी कभी फर्म में क्या होता है कि एक पैक कोई बातें आ जाती हैं तो उसमें ओवर टाइम करना पड़ जाता है, तो ओवर टाइम शुड बी होगा क्या चीज़, तो वो आपका हो जाएगा चार्ज टू ओवरहेड कॉस्ट में इसको लिखा जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम इज चार्ज टू। जो कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम है वो किस में हम लोग चार्ज करते हैं, तो वो आपकी चार्ज करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर होगा उतना ही हम और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसलिए प्लीज़ आप जितना ज़्यादा आप अपने दोस्तों को बताएंगे तो आपके दोस्त भी आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्लीज़ हमारा तो ये कहना है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इसके कारण कि हमारी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो कई लोगों को ये बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला है वेजेस शीट इज प्रिपेयर्ड बाई। वेजेस शीट कैसे प्रिपेयर्ड होता है, तो वो आपका प्रिपेयर्ड होता है पे रोल डिपार्टमेंट द्वारा। ठीक है, ये यहाँ पे ए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ध्यान दीजिए ये क्या है, पेरोल डिपार्टमेंट जो है वेजेस शीट को प्रिपेयर करता है। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप उस चैनल पर भी आप ज्वाइन हो जाएं, तो वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन नहीं मिलती वो वहाँ पे मिल जाएगी, और पेपर वगैरह भी अगर आपको चाहिए होगा तो वहाँ पे हम लोग पेपर सेंड कर देते हैं, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है Which of the following method of wage payment is most suitable where quality and accuracy of work is of primary importance। अच्छा वो किस में होता है, तो वो आपका होता है टाइम रेट सिस्टम में। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है अंडर गन्स बोनस प्लान नो बोनस इज पेबल ऑन द वर्कर इफ हिज एफिशिएंसी इज लेस देन। अगर कितना से कम होगा तो क्या होगा, 100% से अगर कम अगर आपका होता है तो क्या होता है, आपको बोनस पेबल नहीं होता है। अगर वर्कर अगर 100% से कम काम कर रहे हैं इफिशियंसी में तो उनको हम पेमेंट नहीं करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, गैंट्स बोनस प्लान के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कॉस्ट का है, तो ऐसा और इसमें डिटेल अगर आप जानना चाहते तो उसमें आप जाके देख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग जो पेपर रहेगा उसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।